हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान रहे हैं कि कैसे क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और इसको हमने पिछले वीडियो में हमने इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो जो जानकारी के जो स्रोत थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, उनके बारे में जाना था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अगले वीडियो में भूकंप लाने वाले हैं, और आपके सामने अब आ चुका है भूकंप। और भूकंप अपने आप में ही एक टॉपिक है, और आज हम इसी टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। भूकंप की मैं कोशिश करूंगा कि इस भूकंप वाले टॉपिक को आज ही समाप्त कर सकूं, फिर भी देखते हैं कि होता है नहीं होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह, और हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है भूकंप। और तो इसमें हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भूकंप अपने आप में ही एक टॉपिक है, इसे हम 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और शायद वो 5 पार्ट हम इसी वीडियो में पूरे कर लें। शुरुआत में हम इसके जो सामान्य परिचय है, इसके जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जानेंगे। इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसे कि हम कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसको मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वैसे इसी को भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर उसके बाद में हम भूकंप की आवृत्ति के बारे में जानेंगे। भूकंप की जो आवृत्ति होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद में हम भूकंप होते हैं उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि भूकंप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप के प्रकार जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जानेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी आपको बोलता जाऊंगा, मैं जो भी आपको कहता जाऊंगा, जो भी आपको बताता जाऊंगा, वो आपके सामने या तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे उसके बाद में भूकंप के प्रभाव, यानी कि जो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं भूकंप के, अर्थक्वेक के जो क्या क्या इफेक्ट है वो सभी पढ़ने वाले हैं। और फिर सबसे अंत में हम भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे और इसे अलविदा कह देंगे इस वाले टॉपिक को। तो दोस्तों उसके बाद में भूकंपीय तरंगे पढ़ लेंगे। और इसमें यानी कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है भूकंप, और शायद ये थोड़ा बड़ा वीडियो भी हो जाए। तो ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस भूकंप वाले टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ भूकंप से। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भूकंप यानी कि क्या होता होगा। तो भूकंप यानी कि होता है भू का कंप, यानी कि भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक, यानी कि अर्थ का क्वेक, या फिर हिंदी में भूकंप यानी कि भूमि का कंपन, या फिर पृथ्वी का कंपन भी कह सकते हैं इसको। यानी कि पृथ्वी जो कंपन करती है उसे ही भूकंप कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है। और से हम डेफिनेशन वाले रूप में कहें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा से उत्पन्न तरंगों द्वारा जो कंपन होता है, जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो ऊर्जा होती है उससे जो उत्पन्न जो तरंगे होती है, उनसे जो कंपन होता है उसे ही भूकंप कहते हैं। एक बार फिर से, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा से उत्पन्न तरंगों द्वारा कंपन ही भूकंप कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। और दोस्तों इसके जो कारण है, इसका जो रीजन है वो है कि ब्रेंशन। एक तो इसका कारण है ब्रेंशन यानी कि फॉल्ट। अभी परेशान नहीं होना है कि ब्रेंशन क्या है, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो एक है ब्रेंशन यानी कि फॉल्ट, और दूसरा है प्लेटों की गति। तो 2 कारण है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। एक है ब्रेंशन यानी कि फॉल्ट, और दूसरा है प्लेटों की गति। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पे बहुत सारी प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है हमारी पृथ्वी। तो इसे समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने प्लेटें नहीं पढ़ी है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब कुछ इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसके 2 कारण हैं, पहला है ब्रेंशन और दूसरा है प्लेटों की गति, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। और इसको टॉपिक को जो हम शुरू कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन इसको विधिवत शुरू करने से
पहले कुछ शब्दों को आप जान लीजिए और जो कुछ वोकेबलरी है, कुछ फैक्ट है, उनको आप जान लीजिए। सबसे पहले तो जो भूकंप होता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि भूकंप की एक जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उससे उत्पन्न तरंगे होती है, उनके कंपन से भूकंप आता है। और जो ऊर्जा होती है वो निकलती कहाँ से है ना, तो जहां से ये ऊर्जा निकलती है ना, उस वाले पॉइंट को कहते हैं फोकस। दोस्तों जहां से जो यानी कि ये जो भूकंप आता है, तो एक जगह से इसकी जहां से ऊर्जा निकलती है ना, तो उस वाली जगह को कहते हैं फोकस। फोकस कहते हैं। और इसे थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में कहें तो अवकेंद्र भी कहते हैं, इसे अवकेंद्र कहते हैं। और भी ज्यादा हिंदी में कहें तो उद्गम केंद्र भी कह देते हैं इसको। तो इसी के नाम है, ये किसी और के नहीं है, इसी के ही है, तो परेशान नहीं होना है कि ये बस इसी के ही नाम है। और इसको इंग्लिश में हाइपोसेंटर भी कह देते हैं इसी को ही। तो इसी के इतने सारे नाम हो गए कि फोकस, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र और उद्गम केंद्र। तो आपके सामने अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसको देख सकते हो कि ये जो शब्दावली जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो वोकेबलरी जो पढ़ रहे हैं, इसकी जो आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक चित्र भी है, जिसमें पेड़ पौधे बने हुए हैं ऊपर। ये पेड़ पौधे पर ध्यान मत देना। ये बीच में जहाँ पर स्टार सा बना हुआ है, वो है फोकस। ये है जहाँ से ऊर्जा निकलती है। और जो ऊपर वाला जो है वो है एपिसेंटर। अब एपिसेंटर के बारे में जान लेते हैं कि जो एपिसेंटर होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो एपिसेंटर होता है, तो एपिसेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो एपिसेंटर को हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। हम जान चुके हैं जहां से ऊर्जा निकलती है उस वाले स्थान को कहते हैं, जहां से दोस्तों ये ऊर्जा निकलती है उस वाले स्थान को कहते हैं फोकस। और हम फोकस के बारे में जान चुके हैं अच्छे से, और लेकिन जहां से ऊर्जा निकलती है, ये तो ऊर्जा निकलने वाला स्थान है, लेकिन ये ऊर्जा निकल के पृथ्वी के ऊपर जो धरातल पर आती है, भूतल पर आती है। तो भूतल पर एक जो सबसे पहला स्थान है जहां पर इस वाले भूकंप को महसूस किया जाता है, इसको फील किया जाता है इस वाले भूकंप को, जो पृथ्वी पर, जो अर्थ पर जो सबसे जो पहला जो भाग है, पहला जो हिस्सा है, वहां पर महसूस किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे एपिसेंटर कहते हैं, उसे एपिसेंटर कहते हैं। और ये सामान्यतः जो फोकस होता है उससे 90 डिग्री ऊपर, उसे 90 डिग्री ऊपर जो भूतल पर होता है वो बिंदु। इसे आप चित्र में भी देख लेना भी थोड़ी देर बाद में। तो ये फोकस से 90 डिग्री ऊपर यानी कि जो धरातल पर होता है ये बिंदु। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, वो भूतल पर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद में उसकी जो स्थिति है वो है अवकेंद्र के ठीक ऊपर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि वही होता है इसका जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है वो वही होता है। और ये क्योंकि फोकस इस पे सबसे निकटतम होता है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे महसूस किया जाता है, और इसीलिए इसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। तो दोस्तों हम दो शब्द पढ़ चुके हैं, तो फोकस और एक एपिसेंटर। फोकस को ही अवकेंद्र भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो अब हमें इनको पढ़ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो भूकंप का जो मापन है वो क्या होता है, कि हम कैसे करते हैं भूकंप का जो मापन होता है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आधार है, इसका दो बेस है, उसके अंतर्गत इसका मापन करते हैं। दो आधार हैं इसके मापन करने के। एक तो है भूकंपीय तीव्रता के आधार पर, और एक है आघात की गहनता के आधार पर। दोस्तों हिंदी वाले को इनको याद मत रखना, इनको इनकी जो इंग्लिश वर्ड बताने वाला हूँ उनको याद रखना, क्योंकि हिंदी तो इनकी चेंज होती रहती है, लेकिन अब मैं आपको एक इंग्लिश वर्ड बताने वाला हूँ, आपको बस उसको याद रखना है। तो इसका जो इंग्लिश जो वर्ड है वो है एक तो है मैग्नीट्यूड, और एक है इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक।
एक तो है मैग्नीट्यूड और एक है इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो सबसे पहले जो 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 मैग्नीट्यूड है उसके आधार पर जो इसका जो भूकंप जो मापन करने वाला जो यंत्र है वो है रिक्टर स्केल। वो है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल भूकंप तीव्रता की मापनी है। भूकंप के जो दौरान जो ऊर्जा जो मुक्त होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा जो मुक्त होती है, तो उस वाले ऊर्जा को जो मापता है वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता की मापा जाता है। जो ऊर्जा होती है उसे मापा जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड स्केल। और फिर उसके बाद इसमें जो अंक होते हैं वो 0 से 10 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आगे 7, 8, 9, 10 ऐसे होते हैं। तो ये 0 से 10 तक इसमें अंक होते हैं। उसी के आधार पर इसमें तीव्रता मापी जाती है। उसी के आधार पर इसमें तीव्रता जब मापी जाती है। आगे हम जानेंगे कि जो ये जो अंक होते हैं उसमें कितनों पर भूकंप तेज आता है, कितने अंक पर कम आता है, इसे भी हम आगे जान लेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं जो ये मर्केली जो स्केल है, जो एक तो भूकंपीय तीव्रता के आधार पर तो हो गया रिक्टर स्केल, और जो आघात की जो गहनता है यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ द शॉक है उसके आधार पर है मर्केली स्केल। तो मर्केली स्केल जो है वो आघात की गहनता को मापता है। आघात की गहनता को मापने की इकाई है, उसको मापने का यंत्र आघात की गहनता को मापने का यंत्र है। और जो इसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 1 से 12 तक के जो अंक होते हैं। ये भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। ये जो मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, यानी कि जो कुल मिला के भूकंप का जो मापन है, ये भी आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। आप इसे भी देख सकते हो। ये जो मर्केली स्केल है इसका जो नाम जो रखा गया है वो एक जो मर्केली नाम के जो एक वैज्ञानिक थे, एक मर्केली नाम के वैज्ञानिक थे, इटालियन सिस्मोग्राफर थे। एक जो इटालियन जो सिस्मोग्राफर थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। उनका नाम था मर्केली। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे भी आप ये एक और जो चित्र है आप उसे भी देख सकते हो। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो भूकंप होता है वो आप देख सकते हो कि 1.0 और जो 2.0 जो है वहाँ पर तो ये बिल्कुल बहुत ही न्यून होता है। भूकंप की तीव्रता बहुत ही कम होती है। ये भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 10 तक के अंक होते हैं और ये वही है। तो ये वही यंत्र है, 10 तक के संख्याओं वाला यंत्र। और जो इसमें जो 3.0 तक भी कम होता है माइनर होता है, फिर 4.0 तक लाइट, 5.0 तक मॉडरेट, फिर 6.0 तक स्ट्रॉन्ग, फिर यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा घर टूटने लग जाते हैं 6.0, 5.0 तक। 5 तक तो क्या होता है कि जो सामान रखा होता है वही गिर जाता है घर में से, ऐसा कुछ नहीं होता। और 6 पर घर टूटने लगता है, 7 में तो मतलब खतरनाक हो जाता है काम। और 8 पर तो बहुत ही ज़्यादा, 9 तो पूछो मत, और 10 तो चलो क्या बात करते हैं, 10 की तो छोड़ो। अब आप जान लेते हैं भूकंप की आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, यानी कि भूकंप की आवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं भूकंप की आवृत्ति की तरफ। और जो भूकंप की जो आवृत्ति है उसकी जो बात करें, अगर भूकंप की आवृत्ति की बात न करें तो ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही, ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही महसूस किए जाते हैं। आप भूकंप से डरना मत कि ऐसे भूकंप आ गया तो क्या होगा। ऐसे सभी जगह पे नहीं आते ये ऐसे हर जगह पे थोड़ी आते हैं भूकंप, सब जगह पे नहीं आते। ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जो भ्रंश के समीप है, जो फॉल्ट के समीप है, और ऐसे वहीं पे ऐसे तीव्र झटके आते हैं। वैसे धीरे धीरे छोटे मोटे तो अपने भी आते रहते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता कब आते हैं कभी चले जाते हैं। तो ये जो भ्रंश के जो समीप वाले जो इलाके हैं, जो फॉल्ट के जो नज़दीकी इलाके हैं, वहाँ पर तीव्र झटके, तेज झटके महसूस किए जाते हैं, बहुत तेज झटके महसूस किए जाते हैं। और अब हम अगले की बात करें तो वो है, आगे एक और जो लाइन लिखी हुई है वो है कि प्राय यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, और जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि
जो रिक्टर स्केल है वहाँ पर 8 से कम वाले भूकंप तो आते रहते हैं, 8 से कम वाले तो आते रहते हैं, अपनों को पता ही नहीं चलता। और जो 8 से अधिक वाले होते हैं वो कभी कभार ही आते हैं, वो भी अपने वाले एरिया में तो आते ही नहीं है, वो कभी कभी आते हैं। और वो कभी कभार आते हैं, उनकी संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि 1-2 वर्ष में केवल एक बार आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आती। और जो हल्के जो भूकंप होते हैं दोस्तों, जो भूकंप की आवृत्ति में पड़ रही है, जो हल्के जो भूकंप होते हैं 8 से ज्यादा वाले तो बहुत ही कम आते हैं, 1-2 वर्षों में एक बार आते हैं, है ना, वो भी कोई भरोसा नहीं है। और जो हल्के जो भूकंप होते हैं वो हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आते रहते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये जो हल्के भूकंप होते हैं वो हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आते रहते हैं, जो हमें महसूस ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता कि कब भूकंप आया कब गया, इसलिए ये आते रहते हैं। इसे केवल हम उससे जो भूकंप मापी है उससे माप लेते हैं इसे, तो इसे उससे माप लेते हैं भूकंप मापी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने जो ये चित्र प्रस्तुत है, चित्र क्या जो मैप प्रस्तुत है, इसमें आप देख सकते हो कि जो कहाँ पर जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। और जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं। और भी जो एरिया है वो भी इसमें दिए गए हैं, जो हवाई द्वीप है वहाँ पर भी आते हैं, जो येलो स्टोन है, आप देख लेना, वो तब आपके सामने है ये। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं जो भूकंप के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक होते हैं, उनके बारे में। तो अब हम भूकंप के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि भूकंप के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या है। तो भूकंप है जो भाई क्या है कि सबसे पहला जो भूकंप है वो है विवर्तनिक भूकंप। तो सबसे पहला भूकंप है विवर्तनिक भूकंप। और विवर्तनिक भूकंप जिसे इंग्लिश में टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं, टेक्टोनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप जिसे इंग्लिश में टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप जो पृथ्वी में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्लेटें होती है, प्लेटों के आपस में जो सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, और सबसे ज्यादा धरती पर यही वाले भूकंप ही आते हैं। जो ये विवर्तनिक भूकंप है, जो ये टेक्टोनिक भूकंप है, यही सबसे ज्यादा आते हैं पृथ्वी पर। तो ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो एक हो गया इसका विवर्तनिक भूकंप। दूसरा है ज्वालामुखी जन्य भूकंप, यानी कि वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। तो जो ज्वालामुखी जन्य जो भूकंप है, ये केवल जो ज्वालामुखी वाले जो एरिया होते हैं जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के थे, उसमें से जो एक जो प्रकार है एक्टिव ज्वालामुखी। तो एक्टिव ज्वालामुखी के जो क्षेत्र होते हैं, उसी सीमित क्षेत्र में ही ये वाले जो ज्वालामुखी जन्य जो भूकंप है ये आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम जान लेते हैं नियात भूकंप की। नियात भूकंप यानी कि कोलैप्स अर्थक्वेक। और कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है कि जो खनन कार्य करते हैं, जो माइनिंग का जो कार्य करते हैं, तो जो खनन कार्य जब करते हैं तो कभी कभी ज्यादा ही खनन कार्य कर देते हैं। अत्यधिक खनन कार्य से जो भूमिगत जो खाने होती हैं, उनकी छत होती है वो ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। तो खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। तो 3 प्रकार हो चुके हैं, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप और नियात भूकंप। अब हम जान लेते हैं चौथा प्रकार, वो है विस्फोट भूकंप, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो वो है विस्फोट भूकंप। और ये विस्फोट जो भूकंप होता है वो कभी कभी जो परमाणु और जो रासायनिक विस्फोट होता है, परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे विस्फोट भूकंप कहते हैं, जिसे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। और दोस्तों एक है वो है, मतलब कि इस पे थोड़ा सा
ऐसे ही चलता रहेगा कि है भी कि नहीं है, मतलब फिर भी ये किताबों में दिया हुआ है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। वो है बांध जनित भूकंप। वैसे तो इसके बारे में थोड़ी सी खोज चल रही है कि यार सच में ऐसा होता है, क्या बांध बनाने से भी भूकंप आते हैं। तो इसके बारे में पहले पढ़ देते हैं कि वो है बांध जनित भूकंप। जो जो मतलब कि जो बड़े बांध वाले एरिया होते हैं ना, वहां पर भूकंप आते हैं, वो बांध की वजह से आते हैं, जो वो इसलिए इसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। वैसे तो इसके ऊपर ऐसे ही चलता रहता है, ये इसकी वजह से नहीं आते, कोई कहता है इसकी वजह से आते हैं, तो इसके बारे में भी खोज चल रही है। लेकिन जहां तक अभी किताबों में लिखा हुआ है उसके अनुसार बांध जनित भूकंप होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार बांध जनित भूकंप होते हैं, रिजर्वायर इंडिकेटेड अर्थक्वेक होते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने ये जो एक आप मैप देखना, ये मैप देखना, और इस वाले मैप में आप देखना ये 3 लाल लाल कलर के बिंदु दिए हुए हैं जो कि अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के हैं। और ये मतलब कि करंट की न्यूज है। वैसे तो इसका ज्योग्राफी से लेना देना तो वैसे तो नहीं है, पर फिर भी मतलब करंट की न्यूज से तो है थोड़ा बहुत। तो ये क्या है कि भूकंप आया था ना, वो वाले एरिया हैं ये 6 फरवरी को भूकंप आया। 6 फरवरी ऐसे मतलब ये जो भूकंप आए थे उसकी है ये कि ये न्यू अर्थक्वेक हिट्स टर्की एंड सीरिया। जो टर्की जो तुर्की और जो सीरिया है वहाँ पर जो भूकंप आया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो तुर्की और जो सीरिया है वहाँ पर जो भूकंप आया था उसकी जो न्यूज है आप देख सकते हो। ये तुर्की और जो सीरिया है वहाँ की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये भूकंप दिया गया है कि किस प्रकार से ये भूकंप आया था। तो आप इसे भी देख सकते हो, ये साइड वाली इमेज को भी देख सकते हो। इसमें मैं बताऊँ तो क्या आप खुद ही देख लेना, वैसे ज़रूरी तो है नहीं है। अब देख लो ये तुर्की और जो सीरिया में जो भूकंप आया था। अब दोस्तों जो ये तुर्की और जो सीरिया है वहाँ पर जो भूकंप आया था, जो तुर्की और जो सीरिया वाला जो एरिया है वहाँ पर जो भूकंप आया था उसे आप इस वाले इमेज में समझिए प्रैक्टिकली। आप ये देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का जो पर्पल कलर का सा जो एरिया है वो है तुर्की का एरिया, वो है तुर्की का एरिया, टर्की का एरिया। और ये एनाटोलियन प्लेट में है तुर्की, एनाटोलियन प्लेट में है तुर्की। और ये एनाटोलियन जो प्लेट है उसमें है, और इसके नीचे आप देख सकते हो ये रेड कलर में अफ्रीकन प्लेट दी हुई है, और इसी के साइड में अरेबियन प्लेट दी गई है। तो अब जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि जो एनाटोलियन जो प्लेट है वो इस प्रकार से गति करती है इधर, है ना। और इस प्रकार से गति कर रही है कौन सी, जो एनाटोलियन जो प्लेट है वो एनाटोलियन प्लेट इस प्रकार से गति कर रही है। और है अफ्रीकन प्लेट, वो इस प्रकार से गति कर रही है। अफ्रीकन, ये वो क्रिकेट वाला रिव्यू नहीं है, ऐसे ही है ना। ये अफ्रीकन प्लेट इस प्रकार से गति कर रही है, और उसके बाद और इसके साइड में है इधर अरेबियन प्लेट, वो भी इस प्रकार से गति कर रही है। और जो इनका जो इधर ये अरेबियन प्लेट वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया अफ्रीकन प्लेट का है, ये ऊपर वाला एनाटोलियन प्लेट का है। और जो ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर आप शायद चित्र में भी देख सकते हो कि जो बीच में जो ये गोले से बन रहे हैं वो वाला एरिया है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई। जहाँ भी ये वाला जो अधिकेंद्र वाला एरिया है जहाँ पर सबसे पहले जो झटके महसूस किए गए थे वो वाला एरिया है ये। तो ये जहाँ पर भूकंप के जो झटके महसूस किए गए थे वो वाला एरिया है ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वाले जो मैप में हैं इसमें भी अगर आपको थोड़ा मैप में मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आया है, अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वो वाले मैप में देख सकते हो कि जो एनाटोलियन प्लेट है वो चल रही है, अफ्रीकन प्लेट ऊपर जा रही है, अरेबियन प्लेट ऊपर जा रही है। ये बीच में जो ये 4 खानों वाला जो स्टार है ये रेड कलर का, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भूकंप की जो सबसे पहले जो भूकंप आया था, सबसे पहले क्या जो भूकंप का जो अधिकेंद्र था, जो भूकंप का जो एपिसेंटर था वो यहाँ पर था। यानी सबसे पहले भूकंप को यहाँ पर महसूस किया गया था, जो तुर्की और जो सीरिया वाला जो भूकंप था वो। और ये भूकंप बहुत ही ज़्यादा तेज था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तेज था ये वाला भूकंप, बहुत ही ज़्यादा तेज था ये वाला भूकंप। और अब आप इसको देख चुके होंगे सही से। और अब हम बढ़ते हैं भूमि के जो
भूकंप के जो प्रभाव होते हैं, जो भूमि पर जो भूकंप आता है उसके जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में। तो जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब हम उसके जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। और ये भूकंप में ही ये चौथा टाइप है। इसके बाद में एक पांचवा टाइप होगा और उसके बाद में ये वाला चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा। खुशी हो रही है चैप्टर खत्म करने में, है ना। तो भूकंप के प्रभाव, ये तो आपको पता ही होगा कि भूकंप के जो प्रभाव है वो पता ही होंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भूकंप के जो प्रभाव है उनमें जो सबसे पहला जो है वो है भूमि का हिलना। अभी आपको पता ही होगा कि भूकंप आएगा तो भूमि तो हिलेगी, लेकिन ये क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, NCERT में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है इसको लाने का। तो ये भूमि का हिलना है, इसका सबसे पहला जो प्रभाव है वो। दूसरा है धरातलीय विसंगति। धरातलीय विसंगति यानी कि जो भूमि जो ऊपर नीचे हो जाती है वो धरातलीय विसंगति। और तीसरा है वो है भूस्खलन और पंखस्खलन, लैंड एंड मड स्लाइड्स। भूस्खलन और पंखस्खलन। चौथा है वो है मृदा द्रवण, सोइल लिक्विफेक्शन, वो है मृदा द्रवण। और जो पांचवा है वो है हिमस्खलन। हिमस्खलन यानी कि बर्फ वाला है ये, है ना। और छठवा है वो है धरातलीय विस्थापन, जो धरती का जो विस्थापन होता है वो वाला धरातलीय विस्थापन। और जो सातवां है वो है, सातवां क्या, अभी भूकंप के ये प्रभाव आप भी पढ़ सकते हो कि जो धरातल का एक तरफ झुकना, वो है। और जो एक है वो है, फिर उसके बाद और जो इसका प्रभाव है वो है बांध व तटबंध के टूटने से भी बाढ़ आ जाती है, उससे भी भूकंप आ जाता है। और उसके भूकंप आने से उसके बांध व तटबंध टूट जाते हैं। और आग लगना, अब आग लगना कैसे है, ये भूकंप आ जाती है तो मतलब भूकंप आ जाता है तो आग भी लग जाती है ना। अभी आग कैसे लगती है ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए मैं ले आया। मेरे को नहीं पता है आग कैसे लगती है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करें, मेरे को जरूर बताएं कि आग कैसे लगती है। और उसके बाद में है फिर है इमारतों का टूटना। जो भूकंप से जो इमारतें टूट जाती है, ढांचों का ध्वस्त होना, ये सबको पता है कि जो भूकंप के प्रभाव से इमारतें टूट जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट जाती है और ढांचे ध्वस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आग लगने वाला है, ये थोड़ा सा ऐसे ही है। और शायद लग जाती हो कहीं ना कहीं पे, क्या होता है कहीं पे आग भी लग जाती हो भूकंप आने से, इसका अपन को थोड़ी पता है, अपन ने भूकंप थोड़ी देखे हैं, जब देखेंगे तब की बात है ना। और जो एक और जो 11वां जो इसका प्रभाव है वो है वस्तुओं का गिरना। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जब भूकंप आता है तो वस्तुएं गिर जाती है। कितनी अच्छी बात है, हमारी NCERT में लिखी हुई है कि जब भूकंप आता है तो जो वस्तुएं होती है वो गिर जाती है। जब भूकंप आता है तो वस्तुएं गिर जाती है। कितनी अच्छी बात हमारी NCERT में लिखी हुई है, इसी के लिए जोरदार ताली हो जाए और कमेंट जरूर करें इस बारे में। और एक अब थोड़ा सा मतलब वाला एक आया है, इसका सही जो प्रभाव है वो है सुनामी। अब आपको बता देता हूँ सुनामी के बारे में, थोड़ा सा सही से बता देता हूँ, क्योंकि सुनामी जैसे कि नाम से स्पष्ट है। सुनामी का बताऊँ तो सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जो भूकंप होती है उसकी जो कंपन होता है, उसकी जो तीव्रता होती है, तो जो सबसे पहले महसूस किया जाता है, सबसे पहले फील किया जाता है, वो वाला एरिया होता है अधिकेंद्र। और अगर वो वाला एरिया धरातल पर ना होकर समुद्री वाले इलाके में हो तो वहां पर क्या है, थोड़ा सा खड्डा सा बन जाता है और वहां पे पानी जाता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से क्या है कि सुनामी आता है, इसी को कहते हैं भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। और सुनामी ऐसे इस प्रकार सुनामी आती है। सुनामी जो अपने आप में कोई भूकंप नहीं है। सुनामी को भूकंप मत समझ लेना कि सुनामी आ गया, इसका हो गया तो भूकंप आ गया। सुनामी जो है भूकंप आने के बाद में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे कहता है सुनामी। अगर ये धरातल पे आ जाए तो कोई बात नहीं, इसे तो देख लेंगे, है ना। लेकिन जो अगर समुद्र तल में आती है तो वहां पर अगर समुद्र तल में आती है तो वो भूकंप से जो समुद्र तल जो फट जाता है तो वहां पे जो जाती है, पानी अंदर जाता है, बाहर निकलता है, तो इसे ही सुनामी कहते हैं। इसे ही सुनामी कहते हैं। तो सुनामी के बारे में भी हम जान चुके हैं कि सुनामी क्या है वो। अब आपके सामने एक चित्र है, उसमें आप देख सकते हो कि सुनामी किस प्रकार से आती है। इसमें जो बीच में ये सेंटर में जो व्हाइट कलर का है वो है फोकस
फोकस वाला बिंदु, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अर्धकेंद्र वाला बिंदु भी आपको दिखाऊंगा। तो जो ये ऊपर है बीच में, इसके अभी आपके सामने ये एरो जो दिख रहा है, वहाँ पर जो ये है वो है अधिकेंद्र वाला इलाका। यानी कि यहाँ पर भूकंप जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा निकली, सबसे पहले सारी ऊर्जा को यहाँ पर महसूस किया गया था, इसीलिए इसे यहाँ से सबसे पहले सारी ऊर्जा को यहाँ पर महसूस किया जाता है, इसलिए उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इसलिए उसे अर्धकेंद्र कहते हैं। और इसी प्रकार से सुनामी आती है, इसी प्रकार से सुनामी आती है। तो दोस्तों, सुनामी के बारे में भी हम अब जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब जान लेते हैं जो हमारा जो आज भूकंप में हम आज जान लेते हैं वो है भूकंप तरंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जो भूकंप जो तरंगे होती है उनके बारे में, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनके बारे में, जो भूकंप तरंगे होती है उनके बारे में जान लेते हैं। अब भूकंप तरंगे, अभी हम क्या चैप्टर पढ़ रहे थे, जो पृथ्वी की आंतरिक, पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें दूसरा चैप्टर था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसी के अंदर भी हम पढ़ रहे थे भूकंप अपने आप में टॉपिक है, और भूकंप के अंदर भूकंपीय तरंगे भी अपने आप में टॉपिक है, क्योंकि मतलब इनको भी अपनी खुद की इज्जत चाहिए, फुल इज्जत। तो इसकी जो सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं, इसमें भी हम जैसे कि शुरुआत करते हैं किसी टॉपिक की, ये भी अपने आप में टॉपिक है, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो वैसे ही अब मैं इसको भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो इसकी जो इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो इसमें जो सबसे पहली जो लाइन है वो ये है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। जो नेचुरल जो भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं, लिथोस्फीयर में ही आते हैं। और स्थल मंडल मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, कि फिर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जो स्थल मंडल होता है वो कोर और जो अपर मोस्ट मेंटल वाला इलाका है वो होता है। और दोस्तों, जो अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, ये आपको पता ही होगा कि अधिक जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसमें पदार्थों में तरंग का वेग भी उतना ही ज़्यादा अधिक होता है। और पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, और जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। यानी परावर्तन आवर्तन होता है तरंगों का, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। और परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आती है। और जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है आवर्तन से तरंगे। और जो भूकंप है उसमें जो तरंगे होती है वो एक तो होती है भूगर्भिक तरंगे, यानी भूमि के अंदर से उत्पन्न होने वाली तरंगे। और ये दो प्रकार की होती है, पी और एस वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये उद्गम भूकंपीय तरंगे जो होती है वो उद्गम केंद्र यानी कि फोकस से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये भूकंप पृथ्वी के अंदर होता है फोकस का, वहां से ये बाहर निकलती है भूकंप, ये जो तरंगे होती है वो। तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, और आपके सामने एक जो ये चित्र है, इसमें आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये ट्रांसवर्स यानी कि ये देख सकते हो। और इसके बारे में जाने तो वो है, आगे हम जान लेते हैं कि जो भूकंपीय जो तरंगों एवं जो धरातलीय सेलों के मध्य, भूकंपीय तरंगों और धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है वो भूगर्भिक तरंगे होती है, वो पी और एस तरंगे होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। और जो बाहर होती है वो धरातलीय तरंगे होती है, जिन्हें धरातल के साथ चलती है। तो इसकी जो लाइन हो जाएगी भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। और धरातलीय जो तरंगे होती है वो भूकंप लेखी पर सबसे लास्ट में अभिलेखित होती है, सबसे अंत में अभिलेखित होती है, यानी सबसे लास्ट में उस पर आती है। और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है।
ये आप इस वाले चित्र में भी आपके सामने आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। उसे देख सकते हो कि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है और यह संचरण गति की दिशा में ही दबाव डालता है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकोचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। और पी तरंगे तेजी से चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तो सतह पर सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती है वो होती है पी तरंगे, इसीलिए इसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे सबसे पहले जो पहुंचती है वो प्राथमिक तरंगे, और सबसे सेकंड नंबर पर जो पहुंचती है वो द्वितीयक तरंगे होती है। तो ये भी हम जान चुके हैं, ये इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। और जो एस तरंगे होती है वो ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, यानी कि ये जिस स्थान से गुजरती है वहां पे उभार व गर्त बनाती है। अब इसको मैं समझाता हूँ सही से। तो ये क्या है कि जो सबसे पहले है पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे। वो जो तरंगे होती है पी तरंगे वो गति करती है, वो कुछ मतलब ऐसे गति करती है, ऐसे गति कर रही है जैसे सिकुड़ती कभी ज़्यादा फैल जाएगी, कभी सिकुड़ जाएगी, कभी फैल जाएगी, कभी सिकुड़ जाएगी, कभी फैल जाएगी, फिर सिकुड़ जाएगी, ऐसे जाती है। लेकिन जाती ऐसे ही सीधी जाती, वैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। और जो सेकेंडरी जो तरंगे होती है, जो द्वितीयक जो तरंगे होती है वो जाती है कभी यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, मतलब कि ऐसे 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 जाती है वो तरंगे। वो बिल्कुल इसी प्रकार से जाती है वो तरंगे। तो ये कभी तो उभार बना देती है, कभी गर्त बना देती है, कभी ऊंचा बना देती है, कभी नीचे बना देती है। और इसे इंग्लिश में उभार और गर्त को इंग्लिश में गए हैं तो इसे कह देते हैं ट्रॉट्स एंड क्रेस्ट्स। और ये आपके सामने एनिमेशन में भी आप इसको देख सकते हो कि इस प्रकार से है ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देख सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक को लगभग हो ही चुका है पूरा, और अब हमें इसमें थोड़ा सा सारणी से देख लेते हैं, क्या कि सारणी में थोड़ा सा सही से समझ में आता है कोई भी टॉपिक हो। उसमें इसकी हम सारणी बना के देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा ये। इसमें एक तरफ तो प्राथमिक तरंगे दी हुई है, एक तरफ द्वितीयक तरंगे दी हुई है। प्राथमिक तरंगे यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे, द्वितीयक तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे, और एक तरफ धरातलीय तरंगे दी गई है। तो इसकी गति की जो बात करें, सबसे पहले इसकी गति की बात करें तो प्राथमिक तरंगे होती है उनकी गति सबसे ज्यादा तीव्रतम होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है। द्वितीयक तरंगों की गति कम होती है, और धरातलीय तरंगे होती है उनकी गति सबसे कम होती है। जो प्राथमिक तरंगे हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं कि इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है, इसलिए अर्थ पर सबसे पहले पहुंच जाती है। द्वितीयक तरंगे उसके बाद में पहुंचती है, और धरातलीय तरंगे पहले से अर्थ पर धरातल पर जाती है, वो पहुंचेगी कहाँ से। तो माध्यम देखें तो प्राथमिक तरंगे होती है वो ठोस में से भी जा सकती है, द्रव में से भी जा सकती है, गैस में से भी जा सकती है। मतलब कोई रोक ही नहीं सकता इनको, इतनी तेज चलती है कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और जो द्वितीयक तरंगे होती है वो केवल ठोस में से जा सकती है, द्रव और गैस में से नहीं जा सकती। और जो धरातलीय तरंगे होती है वो भी केवल ठोस में से ही जा सकती है। और इसकी आंतरिक संरचना से संबंध के बारे में बात करें, आंतरिक संरचना से संबंध के बारे में बात करें तो तीनों परतों में प्रवेश, ये तीनों परतों में प्रवेश करती है। जो तीन परतें थी हमने पढ़ी थी, जो तीन परतें पढ़ी थी, जैसे क्रोड, मेंटल और जो क्रस्ट, क्रोड और मेंटल जो हमने पढ़ा था, तीनों में ये जाती है, तीनों में से जा सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जिधर भेजोगे, आपके जिधर जाना चाहिए उधर चल जाएगी। फिर है द्वितीयक तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो क्रोड में प्रवेश नहीं करती। जो क्रोड होता है उसमें प्रवेश नहीं करती है द्वितीयक तरंगे। तो ये याद रखना कि जो द्वितीयक तरंगे होती है वो कृष्ण में चल जाती है, कृष्ण मेंटल में चल जाती है, लेकिन क्रोड में नहीं जा पाती है द्वितीयक तरंगे। तो वहां से ये रास्ता बदल देती है। इसके आगे आप चित्र में भी देख लेना थोड़ी देर बाद में। और जो धरातलीय जो तरंगे होती है, जो सरफेस जो तरंगे होती है, सरफेस वेव्स, वो क्या होती है, सिर्फ धरातल पर जाती है, इससे भूमि के अंदर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये सिर्फ धरातल पर होती है। ये वाली जो तरंगे होती है वो जो ये धरातलीय तरंगे होती है वो ये आपके सामने प्रस्तुत है। जो सारणी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो ये सारणी प्रस्तुत है। अब ये एक और सारणी है, उससे भी हम पढ़ लेते हैं। अगर हम इस वाले से सारणी देखते हैं, सिस्मोग्राफ पे सबसे
इनका जो सबसे अगर हम इनका मापन करते हैं, सबसे पहले जो पता चलता है सिस्मोग्राफ में, वो सबसे पहले जो पता चलता है वो प्राइमरी वेव्स का पता चलता है, प्राथमिक तरंगों को पता चलता है। उसके बाद द्वितीयक तरंगों का पता चलता है, वो सबसे लास्ट में सरफेस वेव्स का पता चलता है, यानी कि धरातलीय तरंगों का सबसे लास्ट में पता चलता है। तो धरातलीय तरंगों का सबसे लास्ट में पता चलता है, पता चलता है धरातलीय तरंगों का। गति देखें तो गति सर्वाधिक हाईएस्ट गति होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है प्राइमरी वेव्स की, प्राथमिक तरंगों की। जो द्वितीयक जो तरंगे हैं उनकी मीडियम गति होती है, और जो सरफेस जो धरातलीय जो तरंगे हैं उनकी गति बिल्कुल ही धीमी होती है, बिल्कुल ही स्लो होती है। माध्यम में मैं बता चुका हूँ, ठोस, द्रव, गैस, और जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राथमिक तरंगों को ठोस में ले जाओ, द्रव में ले जाओ, गैस में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो द्वितीयक जो तरंगे हैं, जो सेकेंडरी वेव्स है, वो केवल ठोस में जाती है, द्रव गैस में नहीं जाती है। जो सरफेस वेव्स है, धरातलीय तरंगे हैं, उनको भी ठोस चाहिए, सॉलिड चाहिए, और कहीं पे नहीं जाएगी। और अब हम इनकी आंतरिक इंटरनल के बारे में बात करें तो ये तीनों परतों में जा सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये तीनों परतों में से जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राथमिक तरंगों को तीनों परतों में से जाने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे थोड़ी सी धीमी हो जाती है क्रोड में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेकेंडरी जो वेव्स है वो तीनों परतों में नहीं जाती है, क्रोड में नहीं जाती है, क्रस्ट और मेंटल में कहीं पे भी जा जाती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रस्ट और मेंटल में। और जो सरफेस जो वेव्स होती है वो केवल सतह पर होती है, जो सतह यानी जो क्रस्ट पर ही होती है, ये अंदर नहीं जाती है। इसके नाम से स्पष्ट है, धरातलीय तरंगे यानी कि धरातल पर होती है केवल ये। इसकी प्रकृति की बात करें, जो प्राथमिक जो तरंगे होती है उसकी जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ये। और जो द्वितीयक जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और इनका प्रभाव की बात करें, इनके इफेक्ट की बात करें तो इनका जो इफेक्ट है वो है कि सेलों में संकुचन व फैलाव, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। सेलों में संकुचन व फैलाव, जो पर्वत होती है, जो पर्वत होते हैं उनमें संकुचन व फैलाव होता है प्राथमिक तरंगों के। और जो सेकेंडरी जो वेव्स है उनकी वजह से उभार व गर्त बनते हैं, उभार व गर्त बनते हैं, ऊंचाई और नीचाई का वो हो जाता है। और जो धरातलीय तरंगे हैं जिनका सबसे अंत में जो सिस्मोग्राफ में आती है, सबसे अंत में इनका मेजरमेंट होता है, तो इनके बारे में एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो तरंगे होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती है धरातलीय तरंगे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो तरंगे जो हमारे साथ में धरातल पर ही रहती है वो ही तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। और जो पी तरंगी और जो एस तरंगे हैं जो धरती से आती थी वो इतनी विनाशकारी नहीं होती है। जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, वो जो धरातल पर रहने वाली धरातलीय तरंगे होती है, सरफेस वेव्स होती है। अब ये वाला टॉपिक भी यहीं पर खत्म हो चुका है। टॉपिक तो क्या है, अब इसमें थोड़ा सा बहुत और जान लेते हैं। जो छाया क्षेत्र होता है, जो शैडो जोन होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। तो ये जो छाया जो जोन होता है वो है कि जो शैडो जोन होता है वो होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर कोई भूकंपीय तरंग होती है वो नहीं पहुँचती है, वहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुँचती है, वो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसे कैसे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो एस तरंगे होती है वो केवल ठोस में जाती है, द्रव और गैस में, यानी कि वो केवल क्रोड में नहीं जाती, तो उनके लिए क्रोड है वो छाया क्षेत्र हो गया। और जो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा अलग अलग होता है, सर्वथा भिन्न होता है, हमेशा अलग अलग होता है। अब जान लेते हैं जो एस और जो पी तरंगे हैं उनके छाया क्षेत्र के बारे में। जो एस वेव्स और जो पी वेव्स है उनके छाया क्षेत्र के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। तो जो एस तरंगे हैं वो भूकंप अधिकेंद्र, तो दोनों एस और पी दोनों मिक्स में जान रहे हैं। तो जो दोनों जो तरंगे होती हैं वो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री, जो भूकंप जो अधिकेंद्र होता है वहां से 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, वहां पर तक का इसका छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री का। अब आप ये परेशान मत होना कि 105 डिग्री 145 डिग्री क्या है, ये आपके सामने एक चित्र आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, उसके मैं आपको बता दूंगा
कि क्या है ये। तो अभी आप इतना जान लो कि 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र इसका छाया क्षेत्र कहलाता है, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। जो दोनों प्रकार की तरंगे हैं उन दोनों के लिए छाया क्षेत्र ये है। अब इनके बारे में अलग अलग देखें तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग में से भी अधिक है। जो एस तरंगे है इनका जो छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक है। और जो पृथ्वी के पूरे भाग की बात करें 40% भाग इनका छाया क्षेत्र है कि वहां पर ये भूकंप नहीं आते हैं। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और जो पी तरंगों के छाया क्षेत्र की बात करें, अब हम पहले पी तरंगों के छाया क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र से के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। पृथ्वी के चारों तरफ ये प्रतीत होता है। और अब हम जान लेते हैं, ये जो आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है, आपके सामने ये जो चित्र है आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये चित्र आ चुका है। इसमें आप देख सकते हो कि जो एस वेव है, एक तरफ तो एस वेव है और एक तरफ पी वेव है। एक तरफ एस तरंगे है, एक तरफ पी तरंगे है। आप देख सकते हो कि कोर में नहीं जाती है। जो ये एस तरंगे होती है, जो सेकेंडरी जो तरंगे होती है वो कोर में नहीं जाती है। ये केवल जो क्रस्ट और मेंटल वाले एरिया में जाती है और ये कोर से ही यहाँ पे घूम जाती है। आपको वहाँ से घूमती हुई दिख रही होगी एरो के निशान से। और ये पी जो तरंगे होती है, जो प्राथमिक जो तरंगे होती है वो कोर से भी चल जाती है, लेकिन बस वहाँ से थोड़ा सी धीमी हो जाती है कोर में जाती ही है, और फिर से वो कोर से बाहर निकलती है तो और तेज हो जाती है। तो इनका एरिया देख सकते हो। तो जो ये एस तरंगे हैं वो तो 105 डिग्री से एक साइड की 105 डिग्री से दूसरी साइड की 105 डिग्री तक वहाँ तक इसका छाया क्षेत्र है। और ये जो पी तरंगे हैं वहाँ पे 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का जो बीच का जो एरिया है वहाँ पर इसका छाया क्षेत्र है। अब आपके सामने एक और चित्र प्रस्तुत है। उसमें भी आप ये दोनों ही तरंगों को देख सकते हो। ये जो प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू एनी काइंड ऑफ मटेरियल और सेकेंडरी वेव्स ओनली मूव थ्रू सॉलिड्स। तो इस वाले चित्र को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम ये भूकंप वाला जो टॉपिक है इसके बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा ज़रूर था थोड़ा बहुत। वैसे तो 47 ही मिनट, ये 50 मिनट के लगभग क्लास होगी। तो ये 50 मिनट की क्लास है। ये टॉपिक बड़ा तो था। वैसे तो बड़ा के 50 मिनट की क्लास होती है, लेकिन मैं क्योंकि छोटी क्लास लेता हूँ और ये बड़ी क्लास ली है मैंने, तो आप इस वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस वाले वीडियो में हमने पूरा भूकंप पढ़ लिया है। जितना भी जो भूकंप से जो कुछ भी जो भूकंप में रिलेटेड था सब कुछ हम भूकंप में पढ़ चुके हैं। जो कुछ भी ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में भूकंप से रिलेटेड था वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आप इस वाले वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी जो दोस्त हैं उन सब तक इस वाले वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में हम ला चुके हैं भूकंप, और अगली वीडियो में हम लाएंगे ज्वालामुखी को। तो अगली वीडियो में वोल्केनो आने वाला है, ज्वालामुखी आने वाला है, और ज्वालामुखी से हम फिर लावा को लाएंगे। तो आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वाले वीडियो को फिर से कह रहा हूँ, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना सबसे ज़रूरी है। आप कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में ज्वालामुखी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।